नमस्कार, न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। आज फिर हम अमेरिका में मौजूद हैं, व्हाइट हाउस में मौजूद हैं और मेरे आसपास अगर आप तस्वीरें देखेंगे, व्हाइट हाउस जो है वो फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए तमाम तैयारियां किए बैठा है। आज भी यहाँ मीटिंग्स का दौर चल रहा है, उन मीटिंग्स के बारे में आपको बताऊंगा। साथ ही आज यहाँ क्या होना है उसकी तस्वीरें भी दिखाऊंगा। अमेरिका में क्या होना है, सिर्फ व्हाइट हाउस नहीं, अमेरिका में भी प्रधानमंत्री का आज कार्यक्रम है जहां वो इंडियन डायस्पोरा से मिलने वाले हैं, कई लोगों से मिलने वाले हैं। लेकिन अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग्स चल रही हैं, उसके बारे में बात करूंगा। लेकिन आज पाठशाला की शुरुआत दो बड़ी खबरों से कर रहा हूं कि एक तरफ कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका में डंका बज रहा है, उनके लिए जो है अमेरिकी सांसद खड़े होकर तालियां बजा रहे हैं, मोदी मोदी के नारे अमेरिकी संसद के अंदर सुनाई दे रहे हैं। वहाँ पर आपको लोग उनका ऑटोग्राफ ले रहे हैं, अमेरिकी स्पीकर ऑटोग्राफ ले रहे हैं, कई लोग उनके साथ सेल्फी खिंचा रहे हैं। तो एक तरफ नरेंद्र मोदी और भारत का ये रौला और जलवा दिख रहा है और दूसरी तरफ जो है विपक्ष। आज विपक्ष जो है वो नरेंद्र मोदी को हटाने के नाम पर एकजुट हुआ और कितना एकजुट हुआ वो अभी आपको बता दूंगा। लेकिन कम से कम तस्वीरों में एकजुटता दिखाने का प्रयास कर रहा था, सब लोग इकट्ठा हो गए और वहाँ पर ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, तमाम दूसरे नेता जिसमें कि उद्धव ठाकरे और लालू यादव, नीतीश कुमार, सब लोग पहुंच गए और उन्होंने वही बातें कहनी शुरू की जो कि वो अमूमन कहते। तो आज इन दोनों ही तस्वीरों की, अमेरिका में जो भारत का डंका बज रहा है उसकी और जो विपक्ष की एकता की तस्वीर दिखाने का प्रयास हुआ है उसकी, दोनों को लेकर क्लास सबसे पहले लगाने जा रहा हूं। और आपको बताता हूं कि सबसे पहले इन लोगों को सुनिए, ये लोग कहते क्या हैं। यहाँ नरेंद्र मोदी और भारत की गूंज के बीच विपक्ष जब इकट्ठा हुआ तो उसमें किसने क्या कहा। लालू यादव कह रहे हैं कि अब मैं फिट हो गया हूं, अब मैं मोदी को फिट कर दूंगा। मतलब एक तरह से वो हटाने की बात कर रहे हैं कि मैं सेट कर दूंगा जितना मामला अभी तक गड़बड़ाया है। नीतीश कुमार जो है वो वही बात कह रहे हैं कि वो लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं कर रहे हैं नरेंद्र मोदी और देश हित में कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अभी इतने दिन साथ रह रहे थे तो इनको समझ में नहीं आ रहा था, अब समझ में आ रहा है कि नरेंद्र मोदी देश हित में कुछ नहीं कर रहे हैं। ममता बनर्जी तो एक कदम और आगे चली गई, कह रही हैं कि अब तो चुनाव ही नहीं होंगे अगर इस बार नरेंद्र मोदी जीत गए। यहाँ नरेंद्र मोदी यहाँ आकर डेमोक्रेसी की बात हो रही है और सारी दुनिया जब किसी चीज को देखती हो, क्या ये संभव है कि भारत जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है वो अचानक से तानाशाही में तब्दील हो जाए। लेकिन कहा जा रहा है जिसके जो मन में आ रहा है वो कह रहा है डराने के लिए। महबूबा मुफ्ती कह रही हैं कि गोडसे का देश नहीं बनने देंगे। उद्धव ठाकरे जो है वो अपनी बात कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी तानाशाही लाना चाहते हैं। उमर अब्दुल्ला जो कह रहे हैं कि देश को बर्बादी से बचाने के लिए एक साथ आना होगा। कश्मीर को बचाने के लिए ये लोग क्या किए उस सवाल का जवाब आज तक नहीं देते, लेकिन देश को बर्बादी से बचाने की बात कर रहे हैं। हेमंत सोरेन कह रहे हैं देश और संविधान को बचाने की लड़ाई है। यानी कोई कह रहा है कि पीएम मोदी तानाशाह है, कोई कह रहा है कि देश बर्बाद हो गया है, कोई कह रहा है लोकतंत्र खतरे में पड़ा हुआ है, कोई कह रहा है अब चुनाव नहीं होगा। अब इसका सच क्या है और कितनी इनमें इसको लेकर एकता है और इनका मकसद कितना देश हित का है वो अभी आगे बताऊंगा। लेकिन एक बार पहले इन लोगों को सुन लीजिए। जैसे आप जानते हैं, हिंदुस्तान की नींव पर आक्रमण हो रहा है, फाउंडेशन पर, इंस्टीट्यूशंस पर, आवाज पर बीजेपी और आरएसएस आक्रमण कर रही है। मैंने मीटिंग में भी कहा यह विचारधारा की लड़ाई है। इस बार कर्नाटक में हनुमान जी, महावीर जी नाराज हो गए, ऐसा मारे हैं गद्दा पीठ पर कि राहुल गांधी की पार्टी जीत गई। काफी इनका पार्टी जीता, हनुमान जी अब हम लोग साथ हो गए। अभी जो भी शासन में है वो देश के हित में काम नहीं कर रहे और सारे इतिहास को बदल रहे हैं, आजादी की लड़ाई को भी भुलवा देंगे। बीजेपी का तानाशाही जो गवर्नमेंट, जो डिक्टेटरशिप चला रहा है, जो एट्रोसिटीज चला रहा है, एट्रोसस टेरिबल, क्या नहीं किया। हम लोग को जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, हम लोग को उधर में पूरा राजभवन को ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट बना दिया। आज जब हम देख रहे हैं कि जिस तरह मुल्क के अंदर लोगों के साथ जो व्यवहार किया जा रहा है, खासकर जो माइनॉरिटीज हैं, जिस तरह डेमोक्रेसी को अंडरमाइन किया जा रहा है, तो उसके लिए हम सब इकट्ठे हो गए। देश को बचाने के लिए, देश की एकता अखंडता कायम रखने के लिए हम एक साथ आए हैं और इसके आगे जब भी जो भी हमारे देश के प्रजातंत्र पर आघात करेगा उसका हम सब मिलकर विरोध करेंगे। हम मिल चुके हैं
इस देश को बर्बादी से बचाने के लिए, इस देश को इस मुसीबत से निकालने के लिए और सही माने में इस देश में जमहूरियत को दोबारा जिंदा करने के लिए, डेमोक्रेसी को जिंदा करने के लिए। तो मोटे तौर पर अगर आप इन लोगों को सुनेंगे, सबको सुनेंगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि अरे बॉस, ये लोग तो देश के बारे में सोच रहे हैं, देश के लिए सोच रहे हैं। लेकिन कितना देश के लिए सोच रहे हैं ये इसी मीटिंग में पता चल गया। अरविंद केजरीवाल और जो उमर अब्दुल्ला है उनके बीच खबरें आ रही हैं कि उनके बीच वहीं पर तनातनी की स्थिति बन गई। भाई अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि दिल्ली में जो केंद्र सरकार ऑर्डिनेंस लेकर आई है उस पर पूरी विपक्षी एकता दिखनी चाहिए, सबको साथ आना चाहिए। तो उमर अब्दुल्ला ने अलग याद दिला दिया कि भाई जब 370 हटा था तो आपने क्या हमारा साथ दिया था? क्या आपने वहां पर जब 370 हटा था तब अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी का स्टैंड क्या था? वो आप उसको देख लीजिए और समझ लीजिए कि संसद में सरकार का साथ दिया था कि किसका साथ दिया था। अच्छा, जैसे जैसे इन लोगों का सबका अपना अपना फायदा और अपने अपने मकसद हैं, अगर वो पूरे ना हो तो क्या होता है आप उसको भी देखिए। इसी मीटिंग में जिसमें ये लोग कह रहे हैं देश बचाने के लिए आए, अरविंद केजरीवाल को जैसे ही लगा कि भाई ये तो हमारा मामला यहाँ बन नहीं रहा, कांग्रेस पार्टी अभी भी जो है वो कहने को तैयार नहीं है कि वो ऑर्डिनेंस पर साथ देगी या नहीं देगी, तो शुरू में तो फोटो साथ में खिंचा लिए और उसके बाद यहाँ पर क्या किए कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होने लगी तो उसमें आए ही नहीं अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान, जिनको साथ में लेके हर जगह घूमते हैं, वो दोनों वहां से चल दिए। नहीं होता है कि आप गए किसी से बोले कि अच्छा मेरा ये काम कर दो, उसने कहा कि नहीं मैं तो नहीं करूंगा, तो आपस में डिस्कस किए तो कर नहीं रहा, क्या किया जाए, रुका जाए? नहीं, रुकने में क्या फायदा है, फिर चलो तो चल दिए। वो वहां से प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर ही नहीं आए, साथ में थे ही नहीं अरविंद केजरीवाल। तो ये तो इनकी देश को लेकर चिंता है, ये तो इनकी एकता है। और इतना ही नहीं, अरविंद केजरीवाल ने एक तरीके से धमका भी दिया कि भाई अगर आप लोग ऑर्डिनेंस पर मेरा साथ नहीं देंगे, अगर कांग्रेस पार्टी ऑर्डिनेंस पर साथ नहीं देगी, ऑर्डिनेंस को रोकने को लेकर, और 31 सांसद राज्यसभा में हमारा साथ नहीं देंगे कांग्रेस के, तो हम भी विपक्षी एकता की किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, किसी दूसरे कार्यक्रम में अब से नहीं आएंगे। तो मतलब सबका अपना ही था ना भाई। आप कह रहे हैं कि हमारे लिए अगर आप कीजिएगा तो हम आपके साथ हैं, नहीं कीजिएगा तो हम आपके साथ नहीं है, तो फिर तो अपना काम नहीं बना तो देश हित गया साइड। यही स्थिति हुई। फिर एक बार अरविंद केजरीवाल को सुन लीजिए। तो अब आप इन लोगों की अभी अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा अभी आपको सुनवा दूंगा थोड़ी देर में, लेकिन आप ये तस्वीर देखिए कि जो स्थिति है कि इनकी कितनी किसकी से बनती है आप देख लीजिए। केजरीवाल की राहुल गांधी बनती है, ये सब कुछ स्पष्ट है। जिस तरह से अभी भाई राहुल गांधी मिलने का ही नहीं समय दे रहे हैं, और राहुल गांधी की जो है वो ममता बनर्जी से नहीं बनती, वो ममता बनर्जी की राहुल गांधी से नहीं बनती। दोनों एक दूसरे के बारे में क्या कह चुके हैं, ममता बनर्जी राहुल गांधी को बीजेपी की टीआरपी बता चुकी हैं, राहुल गांधी ममता बनर्जी को लेकर कह चुके हैं ये बीजेपी की बी टीम है, ये सबके सामने है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि ममता बनर्जी की लेफ्ट पार्टियों से नहीं बनती, और जो लेफ्ट पार्टी हैं उनकी बंगाल के अंदर ममता बनर्जी से नहीं बनती। तो ये तो इनकी एकता का हाल है, और इसीलिए अमित शाह जो कह रहे हैं कि फोटो खिंचाने की ये अपॉर्चुनिटी है और कुछ नहीं है, ये जो विपक्षी एकता के नाम पे चल रहा है, वो अगर आप एनालिसिस करने बैठिएगा तो आपको तस्वीर जो है वो वैसी ही नजर आती है। अच्छा, विपक्ष की आप बात कीजिए, कितने लोगों को ये लोग साथ लेके चल रहे हैं। अच्छा, कई बार बात भी करते हैं कि मुसलमानों को भारत में प्रताड़ित किया जा रहा है, ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है। ओवैसी साहब को तो ये लोग साथ लेके नहीं चलते। तो ओवैसी साहब क्या इस पर बोल रहे हैं वो आपको सुनाऊं, उससे पहले एक बार आम आदमी पार्टी ने क्या बोला था, जो बयान मैं आपको सुनवाना चाह रहा था, सुनिए। हवाले से रिलायबल सोर्सेज से हमें खबर मिली कि राहुल गांधी जी और बीजेपी के बीच में समझौता हो चुका है, क्योंकि इतना मुश्किल क्या है नहीं तो क्लियर करना। ये एक ऑब्नॉक्शियस ऑर्डिनेंस है, ये बीजेपी को, ये कांग्रेस को ये क्लियर करना चाहिए कि वो देश के संविधान के साथ खड़ी है या बीजेपी के साथ, फेडरलिज्म के साथ खड़ी है या दिल्ली की जनता के खिलाफ। इसमें इतना वक्त नहीं लगना चाहिए, उनको अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। लेकिन अभी का जो है वो 2024 को लेकर बात होनी है, अभी के समय में सबसे पहले तो संविधान बचाने की लड़ाई है, सबसे पहले तो देश के लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, और ये ऑर्डिनेंस बहुत क्लियरली संविधान के खिलाफ है, तो इस पर अपना स्टैंड उनको क्लियर करना चाहिए। अभी के
एक दिन की बात है, आज वेट कर लेते हैं, कल तक सब क्लियर हो ही जाएगा, शाम तक सब क्लियर हो जाएगा। बाकी लोग ये सब अपने आप में चेहरा देख रहे हैं। देखिए, चेहरे की कोई लड़ाई नहीं है, ये हम क्लियर भी कर चुके हैं। ये लड़ाई संविधान को बचाने की लड़ाई है, ये लड़ाई देश के लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई दिल्ली के लोगों के साथ जो धोखा किया है एक गैर संवैधानिक अध्यादेश लाकर, उसकी लड़ाई है। आप कुछ मीटिंग का जो सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, और ये तो एक बहुत क्लियर केस है जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन किया गया है। तो सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन को ट्रैम्पल करने के खिलाफ की लड़ाई है। मतलब संविधान बचाने की लड़ाई है, देश बचाने की लड़ाई है, इसकी लड़ाई है, उसकी लड़ाई है, सब तरह की लड़ाई है। लेकिन इनके खुद के अंदर भी इतनी लड़ाई है कि ये साथ आ ही नहीं सकते। और इनकी संविधान बचाने, देश बचाने की लड़ाई तभी तक चलती है, तभी तक ये लड़ने को तैयार होते हैं जब तक कि आप इनके साथ देते हैं, आप इनके मुद्दों पर साथ देते हैं। अगर इनके खुद की लड़ाई हो जाए, फिर संविधान गया इधर उधर और उसके बाद देश गया इधर उधर। ये कौन सी लड़ाई लड़ रहे हैं संविधान बचाने की? और मैं अब आपको ये भी दिखाता हूं कि जब हम ये सब बात कर रहे हैं इनकी विपक्षी एकता की, और भाई विपक्ष में कई लोग नरेंद्र मोदी के खिलाफ हैं, ओवैसी साहब को ये लोग साथ में सटाते ही नहीं है। अरविंद केजरीवाल को कांग्रेस मिलने को तैयार नहीं है। इनका खुद का जो एजेंडा है वो क्या है, वो तो इन्हीं की तरफ या नरेंद्र मोदी का जो विरोधी गुट है उसकी तरफ के असदुद्दीन ओवैसी ने खुद खोल दिया। सुनिए ओवैसी क्या बोल रहे हैं। नहीं, देखिए, हमको तो उसमें बुलाया नहीं गया है। इसलिए नहीं बुलाया गया है क्योंकि नंबर 1 बात यह है कि हम सच्चाई को बयान कर देंगे। दूसरी बात यह है कि उस मीटिंग में शिवसेना है। शिवसेना सेकुलर हो गई है क्या? उस मीटिंग में दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनकी पार्टी ने तो आर्टिकल 370 के निकालने को, जो मेरी नजर में कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रीच था, उसका सपोर्ट किया बीजेपी को। उस मीटिंग में नीतीश कुमार है जो एनडीए बीजेपी से मिलकर पहले मुख्यमंत्री बने, चीफ मिनिस्टर बने, फिर गठबंधन बनाया, उसके बाद फिर कूद गए बीजेपी में। जब गोधरा का वाकया हुआ तब नीतीश कुमार तो रेल मंत्री थे ना। जब गुजरात में जेनोसाइड और प्रोग्राम हो रहा था, जब नीतीश कुमार तो बीजेपी के साथ थे। आप अगर ये एजेंडा आपका है कि हम सिर्फ मोदी को हराएंगे या बीजेपी को हराएंगे, तो फिर आपका एजेंडा क्या है बताइए। चलिए, कांग्रेस पार्टी ने तो यूएपीए का जब अमेंडमेंट अमित शाह लाए थे 2019 में, उन्हें सपोर्ट किया उसको। और जो अंग्रेजी में कहते हैं ना कि these political leaders have arrogated themselves this right to who to call secular and who to call communal। आपका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? एनसीपी में अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस सुबह सुबह मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम बन गए। क्या आपका क्या है उसमें बताइए? कौन सा एजेंडा है आपका? क्या करेंगे आप बताइए? आपके बिहार में नीतीश कुमार के होम डिस्ट्रिक्ट में एक 100 साला मदरसे को जला दिया गया। आप वहां पर नहीं जाते। इन लोगों का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? कांग्रेस बोलती कि नहीं, हम सबसे आगे रहेंगे। नीतीश कुमार ख्वाब देख रहे हैं कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। दूसरे लोग सब अपने अपने ख्वाबों को देख रहे हैं। हम लोग अपने अपने बात कर रहे हैं। आप ये आपने तो किया ना। आप बात करते हैं कम्युनल सेकुलरिज्म की, और वहां पर शिवसेना के साथ आप अलायंस करके मुख्यमंत्री बनाते हैं उनको, उद्धव ठाकरे को, और शिवसेना वहां पर है। तो वो जो बात हम कह रहे थे, वो बात असदुद्दीन ओवैसी भी प्रश्नों के जरिए सामने रख रहे हैं कि जो लोग नरेंद्र मोदी को हटाने के नाम पर इकट्ठा हो रहे हैं, उनका अपना ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, उनकी अपनी स्थिति क्या है, उनके अपने फायदे क्या हैं जो वो देखकर साथ आने की बात कर रहे हैं। तो ये प्रश्न हम नहीं, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, जिनमें विपक्ष की तरफ के बड़े नेता हैं असदुद्दीन ओवैसी, उनका भी नाम शामिल है। अच्छा, इनकी खुद की क्रेडिबिलिटी पर जो विपक्षी नेता हैं और उनके जो मंशा है, उनकी जो सोच है, उसकी क्रेडिबिलिटी पर तो सवाल खड़े हो ही रहे हैं। इस बात का जवाब नहीं है कि चेहरा कौन होगा। यहां मिले तो सेहरा पे चर्चा होने लगी। अरे चेहरे पे चर्चा करने आए थे, सेहरे पे चर्चा हो रही है। वहां लालू यादव राहुल गांधी की शादी पर चर्चा कर रहे हैं कि राहुल गांधी शादी कब करेंगे। यहाँ राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनना है, ये राहुल गांधी हस्बैंड कब बनेंगे ये पूछ रहे हैं। देखिए वहां क्या हुआ। बात तो हम लोग का सलाह माने नहीं दिया, नहीं किया,
शादी कर लेना चाहिए था और अभी भी समय गया बीता नहीं है। शादी करिए और हम लोग बाराती चले और शादी करिए, बात मानिए। आपकी मम्मी हमको बोलती कैसे हो जाए, हाँ एकदम पक्का करना पड़ेगा। मम्मी आपकी बोलती थी कि आप हमारा बात नहीं मानता, शादी करवाइए आप। तो यहाँ इनका अपना गठबंधन बन नहीं पा रहा, ये राहुल गांधी को कह रहे हैं कि आप शादी के बंधन में बने। अच्छा, राहुल गांधी की शादी का बैंड बाजा बारात कब आएगा पता नहीं, लेकिन यहाँ अमेरिका में आप देखिए नरेंद्र मोदी का पूरा बैंड बाजे के साथ स्वागत हो रहा है और ऐसा भव्य स्वागत हो रहा है। ये विपक्ष नरेंद्र मोदी को हटाने के नाम पर क्या कर रहा है वो आपको दिखाया। अब आपको दिखाता हूं नरेंद्र मोदी का यहाँ अमेरिका में जहां मैं खड़ा हूं वहां क्या आतिथ्य है, क्या स्वागत। बुलाते हैं आप, उनका अगर रॉक शो देख रहे हैं, ये 3 दिन 4 दिन से चला ही आ रहा है। न्यूयॉर्क में वही माहौल था, यहाँ वॉशिंगटन में वही माहौल है। कोई सांसद जो है वो His Excellency Narendra Modi, the Prime Minister of the Republic of India. आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है। दृढ़ निश्चय के साथ चलकर हर मुश्किल को पार कर घोर अंधेरे को मिटाते, घोर अंधेरे को मिटाने अभी तो सूरज उगा है। It is always a great honor to address the United States Congress. It is an exceptional privilege to do so twice. In the past few years, there have been many advances in AI, artificial intelligence. At the same time, there have been even more momentous development in another AI, America and India. I can admit one thing, Mr. Speaker, you have a tough job. But I'm delighted to see you come together today to celebrate the bond between world's two great democracies, India and the United States. Happy to help out whenever you need a strong bipartisan consensus. There are millions here who have roots in India. There is one behind me who we pay tribute to Mahatma Gandhi and Martin Luther King Jr. Together, we shall give a better future to the world and a better world to the future.
We have 22 official languages and thousands of dialects, and yet we speak in one voice. We are home to all faiths in the world, and we celebrate all of them. When India grows, the whole world grows. Our vision is सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास. With the Ukraine conflict, war has returned to Europe. It is causing great pain in the region. Peaceful resolution of disputes and respect for sovereignty and territorial integrity. Together, we shall demonstrate that democracy is better and democracy deliver. That future is today. भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क में थे, वॉशिंगटन में थे, फर्क नहीं पड़ता। व्हाइट हाउस में थे, अमेरिकी संसद में थे, फर्क नहीं पड़ता। हर जगह जहां जाते उनका वही सम्मान, वही स्वागत, वही मोदी मोदी के नारे। अच्छा, कई लोग कहेंगे कि भाई नरेंद्र मोदी को भारतीय समुदाय के लोग जो हैं वो मोदी मोदी के नारे लगाते हैं। भाई वहां अमेरिकी सांसद फोटो खिंचवा रहे हैं, ऑटोग्राफ ले रहे हैं। और जब तक आप इस माइंडसेट में हैं कि अरे ये तो नरेंद्र मोदी के साथ हो रहा है, तब तक आपको, अगर आप मोदी विरोधी है, ये सब पसंद नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही आप इस माइंडसेट में आ जाएंगे कि ये भारत के प्रधानमंत्री के साथ हो रहा है, ये दुनिया में भारत की क्या ताकत हो गई है ये दिखाने वाली तस्वीर है, तब आपको लगेगा कि गर्व से सीना चौड़ा हो रहा है। और अगर अब भी आपको कोई बात समझ में ना आए इसमें से, तो मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं। पड़ोस में पाकिस्तान है, उसके प्रधानमंत्री की क्या इज्जत हो रही है, क्या छीछा लेदर हो रही है, जरा आप उसको देखिए। वो गए फ्रांस के दौरे पर और वहां पर बारिश शुरू हो गई। एक तो कोई उनको पूछ नहीं रहा है, दूसरा बारिश शुरू हो गई तो बेचारी एक लड़की खड़ी थी उनके लिए छाता लेकर। ऐसा प्रधानमंत्री है भाई, वो लड़की से ही छाता लेकर चल दिया, लड़की वहीं खड़ी रह गई बेचारी, वो पानी में भीग रही है। इतनी भी कर्टसी नहीं दिखाई कि चलो तुम भी साथ में चल लो या दूसरा छाता मंगा लो। ये भाई को कोई पूछने वाला नहीं है। ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की हालत है। और यहाँ भारत के प्रधानमंत्री को दुनिया पूछ रही है, दुनिया बॉस बुला रही है, दुनिया स्टैंडिंग ओवेशन दे रही है, दुनिया फोटो खिंचा रही है, दुनिया सेल्फी ले रही है, दुनिया जो है वो ऑटोग्राफ ले रही है। तो कुछ लोगों को बात ही हजम नहीं हो रही, नहीं मोदी हटाओ, मोदी हटाओ। और मैं आपको एक चीज और दिखाता हूं, नरेंद्र मोदी के स्वागत। अच्छा, क्योंकि मैं हर जगह मौजूद हूं, इसलिए मैं आपको जो एक एक बात बताता हूं, वो फर्स्ट हैंड जो फील यहां पर मिलता है बतौर भारतीय, आपको वो बता रहा हूं कि किस तरह से, अगर आप देखेंगे नरेंद्र मोदी को लेकर जो स्वागत समारोह चल रहा है यहाँ पर, जिस तरह से उनका सम्मान हो रहा है, अगर वो तस्वीर आपको मैं दिखा रहा हूँ, गजब की बातें। एक तो अमेरिकी राष्ट्रपति के घर में मोदी मोदी भारत माता की जय सुनना, ये मैंने आपको बताया था, शानदार था। फिर अमेरिकी संसद में हम गए, सांसद अमेरिका के, और वहां जो है जयकारे लग रहे हैं मोदी मोदी के, वो अपने आप में कमाल था। फिर रात में हमने यहाँ पर जो स्टेट डिनर हुआ उसमें भी हम गए, और उस स्टेट डिनर के अंदर भी हमने यही देखा कि नरेंद्र मोदी को लेकर वही, और खुद बराक ओबामा ने कह दिया भाई कि यहाँ बहुत सारे ऐसे स्टेट डिनर हुए हैं, लेकिन ऐसा
माहौल और ऐसा स्वागत किसी का नहीं हुआ। पूरा भयंकर सजा हुआ था, शानदार, हर टेबल पे फूल, लाइटिंग सब इतनी कमाल की थी कि मैं बता नहीं सकता। लेकिन जैसे ही नरेंद्र मोदी इंटर हुए, बस सब मोदी में हो गया, मोदी 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 होने लगा। जो बाइडेन और नरेंद्र मोदी के इस दोस्ती के लिए वहां पर टोस्ट भी रेज किया गया। लेकिन उस वक्त कुछ बड़े इंटरेस्टिंग किस्से सुनाए। नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं यहाँ पर 2014-15 में जब पहले आया था तो जो बाइडेन वाइस प्रेसिडेंट थे और उन्होंने मेरे लिए लंच रखा था। तो मोदी जी याद दिलाने लगे कि तब मेरे नवरात्र चल रहे थे, मैं कुछ खा नहीं पा रहा था और जो बाइडेन बड़े परेशान थे कि क्या करूं कि इनके लिए कुछ खाने का इंतजाम कर दूं। और फिर क्या हुआ था और फिर उस पर वो क्या सुना रहे थे, जरा वो किस्सा सुनिए, बड़े ठहाके लगे उस पर। मिस्टर प्रेसिडेंट, जब आपने 2014 में मेरे लिए बैंक्वेट रखा था, उस दौरान संयोग से मैं नवरात्रि के 9 दिन के मेरे फास्ट चल रहे थे। मुझे याद है आप बार बार मुझसे पूछ रहे थे कि मैं व्रत के दौरान क्या कुछ भी नहीं खाऊंगा, लेकिन मेरे लिए कुछ भी खाना संभव नहीं था। मैं कुछ खा नहीं रहा था और जिसकी वजह से आप बहुत ही कंसर्न भी थे। उस समय मुझे प्रेम से कुछ खिलाने की आपकी जो इच्छा थी, मुझे लगता है आज वो पूरी हो रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी याद दिला रहे थे कि देखिए जो आप उस वक्त खाना खिलाना चाहते थे वो इच्छा आपकी अब पूरी हो रही है। और बहुत ही मतलब दोस्ताना माहौल जो होता है ना, वो नजर आता है जब आप दोनों को सामने से भी देखते हैं। सिर्फ कैमरे की बात नहीं कर रहा हूं, जिस तरह से वो बात करते हैं, जिस तरह से वो मिलते हैं, जो भाव भंगिमाएं होती हैं, वो एकदम दोस्त वाली नजर आती है। अच्छा, अभी आपको अगला बाइट सुनाऊं कि जो बाइडेन ने वहां पर कैसे टोस्ट रेज किया। टोस्ट रेज करना मतलब वो अंग्रेजी कल्चर में होता है, वो क्या है, 2 गिलास में शैंपेन वैम्पेन भर के और ग्लास टकराते हैं। लेकिन दोनों, न भारतीय प्रधानमंत्री शराब पीते हैं, न अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन शराब पीते हैं। तो दोनों ने जो है वहां पर जिंजर फ्लेवर का जो ड्रिंक होता है वो पी लिया और एक तरीके से औपचारिकता पूरी कर दी। लेकिन मैं आपको पहले बताता हूं कि क्या जो तस्वीर है, जब आप वो बाइट सुनेंगे आपको समझ में आएगा। मैं अभी आ रहा था तो एक अमेरिकी ड्राइवर मुझे मिला जो ये बताने लगा कि भाई भारत की इस वक्त जो है ना वो जरूरत है अमेरिका को। ये अमेरिका का ड्राइवर बोल रहा है। वो कह रहा है हमारे पास पैसा बहुत है लेकिन ब्रेन यानी दिमाग भारत के पास। वो कह रहा है कि अभी चाइना जो है ना वो पूरा प्रयास करेगा कि भारत की रिसोर्सेज को, भारत के अच्छे बौद्धिक लोगों को खींचे, इधर उधर इस्तेमाल करे। उससे बेहतर ये है कि आप जो है वो अमेरिका से दोस्ती करे, अमेरिका भारत से दोस्ती करे और भारत के इस बौद्धिक क्षमता को इस्तेमाल करे। तो यही चीज जो बाइडेन भी समझ रहे हैं और कैसे उन्होंने टोस्ट रेज किया वो आपको तस्वीर दिखाता हूं और उसके बाद आगे की बात बताता हूं। Mr. Prime Minister, thank you for your partnership and your friendship. And to all, please join me in a toast, but I don't know if we have any glasses. Please join me in a toast. Here it comes. The good news for both of us, neither of us drink. That is what? Ginger ale, okay. Mr. Prime Minister, I had an Irish grandfather named Ambrose Finnegan, and he used to say that when you give a toast and you don't have any alcohol in your glass, you must do it with your left hand. You think I'm kidding, I'm not. Toast to our partnership, to our people, to the possibilities that lie ahead. Two great friends, two great nations, and two great powers. Cheers. तो ये आपने तस्वीर देखी कि कैसे दोनों देशों के नेता जो है वो दोस्ती की और जैसे हमारे यहाँ कस्में खाते हैं, यहाँ टोस्ट रेज करते हैं। लेकिन ये प्रधानमंत्री का स्वागत और दूसरी बातें तो है ही, लेकिन कैसे प्रधानमंत्री को लेकर एक बड़ा एजेंडा भी फेल हो गया
वो जानने के लिए मैं अब आपको दिनेश गौतम हमारे सहयोगी के पास लिए चल रहा हूं, क्योंकि मुझे अब अंदर व्हाइट हाउस में जाना है। एक बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, वहां से आपको तस्वीरें और जानकारी दूंगा। फिलहाल आप दिनेश गौतम से आगे की खबर सुनिए। जी, तो आपने जो चैप्टर अब मुझ पर छोड़ा है वो मैं दर्शकों को आगे बताता हूं। सुशांत, आप प्लीज उस काम और कवरेज के लिए आगे पहुंचें। ये जो टोस्ट रेज करने की बात हो रही है, एजेंडा भी रेज किया जा रहा है। उधर टोस्ट रेज हो रहा है हिंदुस्तान की शान में, तो इधर एजेंडा कैसे रेज हो रहा है वो मैं आपको बताता हूं। अब पीएम मोदी के खिलाफ उस सबसे बड़े एजेंडे की बात, जो एजेंडा सिर्फ 30 सेकंड में ध्वस्त हो गया। पीएम मोदी के खिलाफ जो सबसे बड़ा एजेंडा चलाया गया वो ये कि भारत में अल्पसंख्यक पीड़ित हैं। इस तरह का प्रोपेगेंडा पूरी दुनिया में मोदी विरोधी चलाते रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी ने इस प्रोपेगेंडा को एक ही जवाब में ध्वस्त कर दिया। सुनिए पीएम से क्या सवाल हुआ और कैसे उन्होंने करारा जवाब दिया। Mr. Prime Minister, India has long prided itself as the world's largest democracy, but there are many human rights groups who say that your government has discriminated against religious minorities and sought to silence its critics. As you stand here in the east room of the White House, where so many world leaders have made commitments to protecting democracy, what steps are you and your government willing to take to improve the rights of Muslims and other minorities in your country and to uphold free speech? मुझे आश्चर्य हो रहा है कि आप कह रहे हैं कि लोग कहते हैं नहीं, भारत डेमोक्रेसी है। और जैसा राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा, भारत और अमेरिका दोनों के डीएनए में लोकतंत्र है। लोकतंत्र हमारा स्पिरिट है, लोकतंत्र हमारी रगों में है। लोकतंत्र को हम जीते हैं और हमारे पूर्वजों ने उसको शब्दों में ढाला है संविधान के रूप में, और हमारी सरकार लोकतंत्र के मूलभूत मूल्यों को आधार लेकर के बने हुए संविधान के आधार पर चलती है। और हमारा संविधान और हमारी सरकार, और हमने सिद्ध किया है डेमोक्रेसी कैन डिलीवर। और जब मैं डिलीवर कहता हूं तब कास्ट, क्रीड, रिलीजन, जेंडर, किसी भी भेदभाव को वहां जगह नहीं होती है। और जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तब अगर ह्यूमन वैल्यूज नहीं है, ह्यूमैनिटी नहीं है, ह्यूमन राइट्स नहीं है, फिर तो वो डेमोक्रेसी है ही नहीं। और इसलिए जब आप डेमोक्रेसी कहते हैं, जब डेमोक्रेसी को स्वीकार करते हैं और जब हम डेमोक्रेसी को लेकर के जीते हैं, तब डिस्क्रिमिनेशन का कोई सवाल ही नहीं उठता है। और इसलिए भारत सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, उन मूलभूत सिद्धांतों को लेकर के, और इसलिए हम चलते हैं। भारत में सरकार के जो बेनिफिट्स हैं वो एक्सेस टू ऑल है, जो भी उसके हकदार हैं उन सबको मिलते हैं। इसलिए भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों में कोई भेदभाव नहीं है, न धर्म के आधार पर, न जाति के आधार पर, न उम्र के आधार पर, न भूभाग के आधार पर। जिन्होंने ये सवाल खड़ा किया था उन्हें ये लगा होगा कि बड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन उन्होंने क्रिएट की है, लेकिन असल में उनको कितना करारा जवाब मिला ये आपने देखा। मोदी के खिलाफ सबसे बड़ा एजेंडा व्हाइट हाउस में अमेरिका के राष्ट्रपति के सामने ही ध्वस्त कर दिया गया, और इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी कह दिया कि लोकतंत्र भारत और अमेरिका के डीएनए में है, और इसी वजह से दुनिया हमारी सफलता को देख रही है। यानी राहुल गांधी जैसे नेता जो अमेरिका जाकर कह रहे थे कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो रहा है, उन सभी को जवाब मिल गया। सुनिए अमेरिका के राष्ट्रपति को। So as you raise these broader issues of human rights and democracy, what is your message to those, including some members of your own party, who believe that your administration is overlooking the targeting of religious minorities and a crackdown on dissent in India? Well, look, the Prime Minister and I had a good discussion about democratic values. And
and that's the nature of our relationship. We're straightforward with each other, and we respect each other. One of the fundamental reasons that I believe the U.S.-China relationship is not in the space it is in the U.S.-Indian relationship is that there's an overwhelming respect for each other because we're both democracies. And it's a common democratic character of both our countries and our people, our diversity, our culture, our open, tolerant, robust debate. And I believe that we believe in the dignity of every citizen. And it is in America's DNA, and I believe in India's DNA, that the whole world has a stake in our success, both of us, in maintaining our democracies, makes us appealing partners, and enables us to expand democratic institutions around the world. तो जहां डीएनए में डेमोक्रेसी है वहां डिस्क्रिमिनेशन हो ही नहीं सकता। और अभी जो लोग इस बात से परेशान हैं कि अमेरिका में कैसे जय जयकार हो रही है, वो ये भी देखेंगे कि अभी एक इसी यात्रा का जो अगला पड़ाव है उसमें एक मुस्लिम देश में क्या होने वाला है, वो देखकर उन्हें और परेशानी होगी। पीएम मोदी अमेरिका के बाद इजिप्ट जाने वाले हैं। इजिप्ट इस्लामिक देश है और वहां 90% से ज्यादा आबादी मुसलमान है। पीएम मोदी 24 जून को अमेरिका से इजिप्ट के लिए रवाना होंगे। 1997 के बाद से किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली मिस्र यानी जिसे इजिप्ट भी कहते हैं वहां की यात्रा होगी। प्रधानमंत्री मोदी का इजिप्ट दौरा 2 दिनों का होगा। इजिप्ट में पीएम 1000 साल पुरानी एक मस्जिद में भी जाएंगे। ये मस्जिद किस लिहाज से खास है, एक रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए। There are millions here who have roots in India. Some of them sit proudly in this chamber. I am told that the Samosa caucus is now the flavor of the house. I hope it grows and brings the full diversity of Indian cuisine here. अमेरिकी संसद में मोदी की एंट्री ग्रैंड हुई, स्पीच पावरफुल रही और मोदी मैजिक जबरदस्त दिखा। अमेरिकी सदन में पीएम मोदी को सांसदों की तरफ से स्टैंडिंग ओवेशन मिला। मोदी का मैजिक क्या है और दुनिया मोदी को बॉस मानती है, इसका एग्जाम्पल ये तस्वीर। बॉस जैसे ही संसद में पहुंचते हैं तालियों के साथ स्वागत होता है। अमेरिकी संसद में पीएम मोदी को 15 बार स्टैंडिंग ओवेशन मिला और 79 बार उनकी स्पीच पर तालियां बजीं। और भाषण खत्म होते ही बॉस से ऑटोग्राफ के लिए लाइन लग जाती है। मोदी ने अमेरिकी संसद से पूरी दुनिया को बड़ा मैसेज दिया। अगर पॉइंटर्स में मोदी के मैसेज को डिकोड करें तो मोदी के बयान की बड़ी बातें कुछ यूं थी। भारत अमेरिका के रिश्ते एआई की तरह हैं। एआई का नया अर्थ अमेरिका और इंडिया दोनों देशों के बीच दोस्ती विश्वास बढ़ा। दोनों देशों के बीच साझेदारियां बढ़ रही हैं। अमेरिका और भारत लोकतांत्रिक देश, भारत लोकतंत्र की जननी है। दोनों देशों का लोकतंत्र बहुत पवित्र है। 200 साल से भारत अमेरिका के संबंध हैं। गांधी और मार्टिन लूथर किंग दोनों देशों के आदर्श, यूएस के सपनों में भारत का योगदान। हमारा विजन सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास हमारा विजन। भारत जल्द दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था होगी। भारत बढ़ता है तो पूरा विश्व बढ़ता है। भारत का विकास कई देशों के लिए प्रेरणा। मोदी के अमेरिकी दौरे की चर्चा तो पूरी दुनिया में है, लेकिन बीजिंग हेडक्वार्टर कैलेंडर में तो 24 जून को रेड सर्कल में लिया गया है। चीन पीएम मोदी के इस दौरे को क्लोजली मॉनिटर कर रहा है। 24 जून को अमेरिका से लौटते हुए मोदी इजिप्ट जाएंगे, जहां मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी इंडियन प्राइम मिनिस्टर का स्वागत करेंगे। इस दौरे के साथ ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऐसे प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे जो 2009 के बाद पहली बार इजिप्ट का दौरा करेंगे। मतलब 14 साल बाद
मोदी इजिप्ट के दौरे पर जाएंगे। हालांकि मोदी का इजिप्ट दौरा साल 2020 और 2021 में भी शेड्यूल हुआ था, लेकिन कोरोना के कारण इसे टाल दिया गया। 26 जनवरी यानी भारत के गणतंत्र दिवस पर मोदी और मिस्र के राष्ट्रपति की मुलाकात हुई थी। मोदी ने पहली बार किसी इस्लामी मुल्क के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस पर चीफ गेस्ट बनाया था। इसी दौरान मिस्र के राष्ट्रपति ने मोदी को काहिरा आने का न्योता दिया था। अब करीब 6 महीने बाद ही मोदी मिस्र के राष्ट्रपति से दोबारा मुलाकात करेंगे। अगर इंडिया और मिस्र के रिश्तों की बात करें तो दोनों देशों के रिश्ते के 75 साल पूरे हो चुके हैं। मोदी का यह दौरा चीन के लिए बड़ी टेंशन बन गया है। चीन जानता है कि मोदी यूं ही तो किसी देश के दौरे पर नहीं जाएंगे। अगर मोदी किसी देश के दौरे पर जाएंगे तो वहां कुछ बड़ा होगा। यही वजह है कि बीजिंग में मोदी के दौरे को क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा है। पीएम मोदी का यह मिस्र दौरा वैसे तो कई मायनों में अहम है। प्रेसिडेंट अल सीसी और प्राइम मिनिस्टर मोदी के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। इनमें आतंकवाद, रक्षा, उद्योग, सुरक्षा और ऊर्जा सेक्टर के लिए बातचीत होगी। इसके अलावा जियोपॉलिटिक्स पर भी दोनों देशों के लीडर बात करेंगे। कोरोना के बाद से मिस्र की हालत खराब है। मिस्र पर 170 अरब डॉलर का कर्ज है। महंगाई दर करीब 32.09% हो चुकी है, यानी मिस्र के इतिहास का सबसे मुश्किल दौर। और ऐसे हालात में सभी मुस्लिम देशों ने मिस्र का साथ छोड़ दिया है। मिस्र अपनी लड़ाई में अकेला है, लेकिन इस मुश्किल वक्त में मिस्र का हाथ थामा इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने। वर्ल्ड मैप पर इंडिया की पहचान एक ऐसे देश के तौर पर है जो अपने दोस्तों का साथ कभी नहीं छोड़ता। मोदी की डिप्लोमेसी चीन की तरह विस्तारवादी और कब्जा करने की नहीं है। मोदी पहले भरोसा बनाते हैं, रिश्तों को मजबूत करते हैं, फिर उस देश के साथ अपना कारोबार बढ़ाते हैं। दोनों देशों ने कृषि, ऊर्जा, रक्षा, सुरक्षा, कपड़ा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में अपना सहयोग बढ़ाया है। साल 2018-19 के बीच मिस्र और भारत का बायलैटरल ट्रेड 4.55 अरब डॉलर का था। साल 2019-20 के बीच ये कारोबार बढ़ा और बायलैटरल ट्रेड का आंकड़ा 7.26 अरब डॉलर का हो गया। दोनों देशों में कारोबार करीब 75% बढ़ा है और दोनों देशों ने वर्ष 2026-27 तक 12 अरब डॉलर के बायलैटरल ट्रेड का टारगेट निर्धारित किया है। Our trade today is in excess of $7 billion, $7.26 billion. It was a big jump, almost a 75% jump in trade. And it was a jump actually for us with the entire world. Last year's trade performance, export performance for India was the best ever in our history. And it was only natural that this was also reflected in respect of Egypt. भारत ब्रिटेन को पछाड़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और मिस्र के साथ अपने कारोबारी रिश्ते से भारत के विकसित देश बनने के सपने को बड़ा बल मिलेगा। पिछले साल भारत ने मिस्र को सबसे ज्यादा गेहूं का निर्यात किया था। मिस्र की जरूरत का करीब 80% गेहूं भारत ही निर्यात करता है। मिस्र में भारत ने 3.15 अरब डॉलर इन्वेस्ट किए हैं। अभी भारत की 50 कंपनियां मिस्र में मौजूद हैं। इसमें रसायन, ऊर्जा, ऑटोमोबाइल, खुदरा, परिधान और कृषि क्षेत्रों में किया गया इन्वेस्टमेंट शामिल है। भारत के इस निवेश से मिस्र में 30,000 से ज्यादा लोगों को सीधे तौर पर रोजगार मिल रहा है। मिस्र और भारत के बीच 5 करार पर दस्तखत हो चुके हैं। अब मोदी अपने विजिट से इस रिश्ते को और आगे ले जाने की तैयारी में है। वैसे तो मोदी के इस दौरे से इंडिया को कई फायदे होंगे, लेकिन सबसे बड़ा बूस्ट डिफेंस सेक्टर को मिल सकता है। मिस्र पहले ही भारत से रक्षा उपकरण खरीदने में दिलचस्पी दिखा चुका है। आकाश मिसाइल और स्मार्ट एंटी एयरफील्ड सिस्टम खरीदने पर विचार कर रहा है। तेजस विमान, रेडार, सैन्य हेलीकॉप्टर और सैन्य सामान खरीदने में गहरी दिलचस्पी दिखाई है। यानी मोदी और मिस्र के बीच किसी भी डिफेंस डील पर बात बनती है तो इससे भारत को बड़ा फायदा होगा। मिस्र से डील करने से भारत का निर्यात बढ़ेगा, भारतीय अर्थव्यवस्था को फायदा होगा। मेड इन इंडिया प्रोडक्ट दुनिया की नजर में आएंगे। मेड इन इंडिया प्रोडक्ट पर दुनिया का भरोसा बढ़ेगा। पीएम मोदी के खिलाफ एक एजेंडा यह भी चलाया जाता है कि उन्होंने भारत की साख को दुनिया में कम कर दिया। असलियत आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं।
सच ये है कि भारत की ताकत अब इतनी बढ़ गई है कि अमेरिका भी भारत की शर्तों पर उससे डील करता है। अब मैं आपको बताता हूं उस टेक्नोलॉजी के बारे में जो अमेरिका ने सिर्फ पीएम मोदी को सौंपी है, और इस टेक्नोलॉजी के दम पर भारत वो काम करेगा जिससे चीन और पाकिस्तान जैसे देशों की नींद उड़ जाएगी। वो कौन सी टेक्नोलॉजी है, दिखाता हूं आपको इस रिपोर्ट में। भारत और अमेरिका के बीच जेट इंजन बनाने को लेकर जो डील हुई है, उस डील की सबसे बड़ी खासियत तो यह है कि अमेरिका भारत को वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने को तैयार हो गया है। ये वही अमेरिका है जो कुछ साल पहले तक भारत को हथियार बेचने तक के लिए तैयार नहीं था, लेकिन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने को भी तैयार नहीं था। यही पीएम मोदी की सबसे बड़ी सफलता है। यही भारत की बढ़ती ग्लोबल पावर का नतीजा है कि खुद को सुपर पावर मानने वाला अमेरिका भारत की शर्तों पर डील करने को तैयार हो गया। यह बात इसलिए अहम है क्योंकि जेट इंजन बनाने जैसी टेक्नोलॉजी हर देश के पास नहीं होती, और इस तरह की टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में सालों की मेहनत और अरबों का निवेश जुड़ा होता है। इसलिए भी दुनिया के ताकतवर देश हथियार तो बेचते हैं लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं देना चाहते। पर भारत के मामले में अमेरिका ने अपने नियम तक बदल दिए। प्रधानमंत्री मोदी ने जब मेक इन इंडिया कैंपेन शुरू किया तो इस कैंपेन के सामने भी यही चुनौती थी, कैसे हाई एंड टेक्नोलॉजी पर अधिकार जमाए देशों से ये टेक्नोलॉजी ली जाए, क्योंकि कोई भी देश इसके लिए आसानी से तैयार नहीं होगा। लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी ने इसी विजन पर काम किया कि अगर भारत के साथ बिजनेस करना है बॉस, तो टेक्नोलॉजी तो ट्रांसफर करनी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये अच्छी तरह समझते हैं कि भारत जैसे बड़े बाजार को अनदेखा करना किसी देश के लिए आसान है ही नहीं, और इसलिए भारत अपनी शर्तों पर अमेरिका जैसे ताकतवर देशों के साथ भी डील कर सकता है। सत्ता संभालने के बाद ही प्रधानमंत्री ने अपने विजन को क्लियर भी कर दिया था। 2015 था ना, जब बेंगलुरु में एयर शो के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि अगर ग्लोबल डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स को भारत में डील करनी है या भारत से डील चाहिए तो उसे ज्यादा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करनी होगी। भारत सिर्फ हथियार खरीदने और उसे भारत में असेंबल करने तक सीमित नहीं रहेगा, भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी चाहिए। साल 2016 में नरेंद्र मोदी ने जब अमेरिकी संसद को संबोधित किया था तो यही कहा था कि भारत और अमेरिका इतिहास की झिझक से बाहर आ चुके हैं। ये वक्त है और वक्त की मांग है कि अमेरिका और भारत के बीच मजबूत आर्थिक और डिफेंस साझेदारी हो। जब अमेरिका और भारत के बीच ये डील पक्की हो गई तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अमेरिका और भारत के रिश्ते अब बायर्स और सेलर्स से आगे बढ़ चुके हैं। सुनिए एक बार। बायर सेलर्स रिलेशनशिप पीछे छोड़कर आज हम ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, को डेवलपमेंट और को प्रोडक्शन की तरफ बढ़ चुके हैं। जनरल इलेक्ट्रिक द्वारा भारत में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के माध्यम से इंजन बनाने का निर्णय एक लैंडमार्क एग्रीमेंट है। इससे दोनों देशों में रोजगार के नए अवसर भी खुलेंगे। यह आने वाले समय में हमारे रक्षा सहयोग को एक नया स्वरूप देगा। इस सहयोग में दोनों देशों के रक्षा उद्योग और स्टार्टअप्स महत्वपूर्ण पार्टनर्स हैं। सोचिए, जिस अमेरिका से पीएम मोदी तकनीक लेकर आ गए, ये वही देश है जिसका इतिहास ये रहा है कि वो पाकिस्तान को भारत से ज्यादा फेवर करता रहा और भारत को महत्वपूर्ण हथियारों और टेक्नोलॉजी से दूर रखता रहा। इतिहास देखेंगे आप तो आपको पता चलेगा कि साल 1960 से 1990 के बीच ये वो दौर था जब ग्लोबल मार्केट में भारत को ऐसी टेक्नोलॉजी से दूर रखा गया जो काफी अहम और रेयर है। साल 1974 में जब कुछ देशों ने न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप बनाया तो उससे भी इंडिया को बाहर रख दिया गया। 1998 में जब भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट किया तो अमेरिका ने तो भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए थे। हालांकि बाद में भारत को लेकर अमेरिका के स्टैंड में वाजपेयी सरकार के दौरान ही बदलाव आने लगा। फिर जब मनमोहन सिंह की सरकार आई तो साल 2008 में न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप का हिस्सा न होते हुए भी अमेरिका ने भारत के साथ न्यूक्लियर डील साइन की थी। इसके बाद नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने तो भारत और अमेरिका के संबंध नई ऊंचाइयों तक पहुंच गए और आज की स्थिति यह है कि अमेरिका भारत को सिर्फ जेट इंजन ही नहीं बल्कि ऐसी कई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने में सहयोग के लिए राजी हो गया है जिससे पहले अमेरिका कतराता था। भारत के प्रति अमेरिका के रुख में बदलाव की एक वजह यह भी है कि अमेरिका चाहता है कि डिफेंस सेक्टर में भारत की रूस पर निर्भरता कम हो, क्योंकि अभी हालात ये हैं कि भारत के ज्यादातर हथियार रूस निर्मित है
फाइटर एयरक्राफ्ट से लेकर न्यूक्लियर सबमरीन, बैटल टैंक, सबके लिए भारत रूस पर निर्भर रहा है। लेकिन हाल के सालों में भारत ने हथियारों के मामले में रूस पर अपनी निर्भरता को कम किया। और अब ये चैप्टर भी देखिए, अमेरिका भारत को प्रीडेटर ड्रोन और जेट इंजन वाली मदद कर रहा है, तो पीएम मोदी ने भी अमेरिका को स्पेस के एक मिशन में मदद का वादा किया। अमेरिका और पूरी दुनिया ये जानते हैं कि भारत के स्पेस एजेंसी इसरो बहुत कमाल का काम कर रही है। उसके पास एक खास तरह की एक्सपर्टीज है, जिससे स्पेस सेक्टर में भारत एक नया बॉस बन चुका है। इसीलिए अमेरिका ने पीएम मोदी से रिक्वेस्ट की कि हमारे मून मिशन आर्टेमिस में आप मदद कीजिए। पीएम मोदी ने दोस्त के कहने पर स्पेस डील साइन कर दी। व्हाइट हाउस की छत के नीचे पीएम मोदी के एक साइन ने अमेरिका के स्पेस मिशन को बहुत आसान बना दिया है। इस डील के बाद अब भारत की स्पेस एजेंसी इसरो अमेरिका के मून मिशन आर्टेमिस के लिए नासा की मदद करेगी। आर्टेमिस मिशन के तहत अमेरिका चांद की सतह पर अंतरिक्ष यात्रियों को भेजना चाहता है। पिछले 50 साल से अमेरिका इस मिशन पर काम कर रहा है, लेकिन भारत की मदद इस प्रोजेक्ट को बहुत आसान बना सकती है। इसीलिए अमेरिका ने पीएम मोदी को मनाकर आर्टेमिस मिशन के लिए भारत का सहयोग मांग लिया। इस मिशन के तहत अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा 2025 तक चंद्रमा पर इंसानों को भेजना चाहती है। इसका पहला फेज पूरा हो चुका है। अब आर्टेमिस 2 और 3 की तैयारी चल रही है। आर्टेमिस समझौते पर अब तक 25 देशों ने साइन किया है। भारत 26वां देश बन गया है। अमेरिका चाहता था कि इस मिशन में भारत भी शामिल हो जाए, क्योंकि भारत के स्पेस एजेंसी इसरो के पास मून मिशन की एक अलग एक्सपर्टीज है। भारत अगले महीने चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च कर सकता है, जिसकी पूरी दुनिया में चर्चा है। इसके अलावा भारत ने अमेरिका की एक और स्पेस डील को मंजूर किया है, जिसके तहत नासा और इसरो एक ज्वाइंट मिशन करेंगे, जिसमें 2 लोगों को 2024 तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भेजा जाएगा। स्पेस साइंस और टेक्नोलॉजी में हमारा गहरा और वर्षों पुराना सहयोग रहा है। आज हमने आर्टेमिस अकॉर्ड्स में शामिल होने का निर्णय लेकर हमारे स्पेस कोऑपरेशन में एक लंबी उड़ान भरी है। संक्षेप में कहूं तो भारत और अमेरिका की साझेदारी के लिए इवन स्काई इज नॉट द लिमिट। अमेरिका पिछले कई वर्षों से अपने मून मिशन को लेकर भारत को शामिल करना चाहता था, लेकिन भारत का फोकस पहले चंद्रयान 3 और गगनयान को लेकर है। इसलिए भी नासा के इस मिशन की डील चलती आ रही थी, लेकिन पीएम मोदी के इस डील को फाइनल करने के बाद अमेरिका को बहुत बड़ी मदद मिली है। आर्टेमिस डील साइन होने के बाद व्हाइट हाउस ने बयान जारी किया, जिसमें कहा गया कि भारत ने आर्टेमिस समझौते में शामिल होने का फैसला किया है, जो समान विचारधारा वाले देशों को नागरिक और अंतरिक्ष खोज के मुद्दे पर एक साथ लाता है। नासा और इसरो 2024 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक संयुक्त मिशन पर सहमत हुए हैं। यह बयान इस बात को साबित करता है कि भारत के मून मिशन से जुड़ने के बाद अमेरिका को बहुत बड़ी राहत मिली है। इस मिशन पर 125 देशों से समझौता करने के बाद भी उसे लंबे समय से भारत की हां का इंतजार था। इसका दूसरा पहलू यह भी है कि अमेरिका पिछले 54 साल से चांद की सतह पर उतरने की कोशिश कर रहा है। 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग अपोलो 11 मिशन के तहत चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले इंसान बने थे, लेकिन तब से अब तक चांद की खोज को लेकर बहुत बदलाव आ चुके हैं। इसलिए नासा चंद्रमा पर एक बार फिर अपनी मौजूदगी दिखाकर चीन को नीचा दिखाना चाहता है, क्योंकि साल 2019 में चीन ने 2 रोवर्स को चंद्रमा की सतह पर उतारकर अमेरिका को सीधा चैलेंज किया है। इसके अलावा भारत भी अपने तीसरे मून मिशन चंद्रयान 3 को भेजकर चांद की सतह पर एक लैंडर और एक रोवर उतारने वाला है। चांद पर दूसरे देशों के सफल प्रोजेक्ट्स को देखकर ही नासा ने पिछले साल आर्टेमिस 1 के तहत अपने सबसे ताकतवर स्पेस लॉन्च सिस्टम SLS रॉकेट के जरिए ओरियन स्पेसक्राफ्ट को चंद्रमा की ओर भेजा था, जो इस समय चांद के चक्कर लगा रहा है। लेकिन अब आर्टेमिस 2 मिशन के तहत उसी स्पेसक्राफ्ट में इंसानों को चंद्रमा पर भेजा जाएगा। अगर अमेरिका 2025 तक इंसानों को चांद की सतह पर उतारने में सफल होता है, तो अगला टारगेट मंगल ग्रह होगा, जो स्पेस की दुनिया में सबसे बड़ी खोज होगी। यानी धरती से मंगल के बीच चंद्रमा एक मिडवे की तरह इस्तेमाल होगा और इंसानों को चंद्रमा पर रहने के लिए परमानेंट जगहें बनानी होंगी। अगर अमेरिका को इस मिशन में कामयाबी मिल गई, तो चांद पर इंसानी बस्ती बसा देने वाला सपना पूरा किया जा सकता है। इसलिए अमेरिका इस मिशन में भारत का साथ चाहता है, ताकि इस लक्ष्य को जल्दी पूरा किया जा सके। और पीएम मोदी के एक साइन ने इसे बहुत आसान बना दिया।